फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। तो आज हम लेके आए एक दमदार सेशन, मासिक चक्र यानी ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, जो कि स्त्रियों में पर मंथ में आता है। ठीक है, इसे पीरियड भी बोलते हैं या एमसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में समझाएंगे। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल इसको समझाऊंगा, फिर मैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो गाइस, यदि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोडेड हैं और उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप एक बार जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँच सकें। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन की ओर। इसे देखते हैं। यह है मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी कि एक महीने का जो पीरियड होता है वो किस प्रकार से आता है, उसके बाद क्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट डे से फिफ्थ या सिक्स्थ डे तक। इसमें क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन आता है यानी कि एमसी जब आती है पीरियड, तो 5 से 6 दिन तक ये आता है। यानी कि लगभग 5 से 6 दिन तक आता है, 5 से 6 दिन तक ये चलता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अंडाशय में क्या होता है, उसके बाद अंडाशय में अंडे का निर्माण होने लग जाता है। और गर्भाशय की जो, ठीक है, जो गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय होता है उसकी जो दीवारें होती है, इनकी मरम्मत होना शुरू हो जाती है। और ये जो गर्भाशय की दीवारें होती है ये अपना उभारनुमा संरचना बनाने लगती है। क्यों बनाने लगती है? ताकि ये अंडे को सुरक्षा प्रदान कर सके। फिर ये 9 से 10, 11, 12 यानी 11, 12, 13 दिनों तक ये लगभग ये काम चलता है। इसके बाद 14वें दिन क्या होता है, अंडे का उत्सर्जन हो जाता है। तो जो 14वां दिन होता है उसे अंडे का उत्सर्जन डे भी कहते हैं। ठीक है, यानी 14वें दिन अंडे का क्या होता है, अंडाशय से उत्सर्जन हो जाता है। फिर अंडाशय से उत्सर्जन होने के बाद 15 और 16वें दिन क्या होता है, जो अंडा होता है वो कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होता है, यानी थोड़ा मोटा रूप धारण कर लेता है और कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, 15 से 16 दिन में। फिर इसके बाद क्या होता है, लगभग 16 से और 25वें दिन, 16 से 25 यानी कि लगभग 17, 18, 19, 20 और 25 यानी 25वें दिन तक क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम है इससे शुक्राणु आकर निषेचित हो जाता है। ठीक है, निषेचित हो जाता है। निषेचन अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और गर्भाशय में रोपित हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय में जाकर क्या होता है, रोपित। लेकिन ये अगर दोस्तों अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो 26 से 28वें दिन यानी 26, 27 और 28वें दिन क्या हो जाता है, एमसी पीरियड आ जाता है, यानी कि रक्तस्राव हो जाता है, यानी ऋतुस्राव हो जाता है। और ऋतुस्राव क्यों होता है, क्योंकि अगर निषेचन नहीं होता है तो ये अंडा क्या होता है, अपना रूप परिवर्तित करने लग जाता है और कार्पस ल्यूटियम से ये क्या होता है, छोटा आकार ग्रहण कर ले जाता है, यानी कि ये विलुप्त होने लग जाता है और ये बदल जाता है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। और ये क्या होता है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल कर ये गर्भाशय में होकर और योनि से होकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाता है। और जो गर्भाशय की जो उठी हुई दीवारें हैं ये भी क्या होती है, रक्त के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। तो इसे कहते हैं एमसी पीरियड। ठीक है, तो ये 26 से 28वें दिन ये कार्य होने लग जाता है। फिर ये 3-4 दिन चलता है। इस प्रकार से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है। तो आगे देखते हैं। ये देखो 1 से 5 दिन तक एमसी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। उसके बाद 6 से 10 या 13 तक क्या होता है, वापस क्या होता है, जो गर्भाशय की दीवारें क्या होती है उनकी मरम्मत होना शुरू हो जाता है और अंडाशय में अंडे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर ये 15 से 16 यानी 14 से 15 दिन में क्या हो जाता है, अंडे का उत्सर्जन हो जाता है और अंडवाहिनी में आ जाते हैं। अंडवाहिनी में आने के बाद अंडवाहिनी में क्या होता है, 19 से 20 दिन में, ठीक है, इससे क्या क्या हो जाता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये वापस क्या होता है, एमसी पीरियड आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये जो होता है
ये गर्भाशय का चित्र है। अब ये जो आपको एक तो है नॉर्मल एंडोमेटीरियम, ये तो क्या है नॉर्मल एंडोमेटीरियम, ठीक है। ये गर्भाशय की जो भीतरी परत होती है इसे बोलते हैं एंडोमेटीरियम, ये नॉर्मल है। लेकिन ये जो आपको साइड में दिख रही है इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेटीरियम, यानी ये क्या होता है कि गर्भाशय की जो भीतरी परत है इसमें क्या है इन्फ्लामेशन है, ठीक है, यानी कि ये सूजी हुई है, यानी कि ये सूज गई। तो इसमें जब सूजन आ जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं कि अपन कि भाई बच्चा दाने में सूजन आ गई, वो यही होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है या तो फिर हमें डॉक्टरों की सलाह से दवा लेनी पड़ती है, या फिर कई बार ज़्यादा अगर तकलीफ हो जाती है तो बच्चे दाने को बाहर निकलवानी पड़ती है, ठीक है। तो यही होता है। तो आगे देखते हैं। अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत कर सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा दूंगा। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले ये मेरा चैनल है। जैसे आप यूट्यूब पर हैज एग्जाम नेक्स्ट सर्च करोगे तो फर्स्ट में मेरी वीडियो आ जाएंगी, ये जितनी भी मेरी वीडियो हैं, और ये मेरे वीडियो का लोगो है, चैनल का लोगो है एग्जाम नेक्स्ट। तो आप अगर नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए मेरा चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा, आने वाली सभी एग्जामों के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों को ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्त्रियों में जनन काल कब शुरू होता है, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें जनन काल कब से शुरू होता है? 12 से 13 वर्ष, 15 से 16 वर्ष की आयु में, 20 से 25 वर्ष की आयु में, या 25 से 30 वर्ष की आयु में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 से 13 वर्ष। जैसे ही जो स्त्रियां या लड़कियां 12 से 13 वर्ष की होती है तो उनमें जनन काल शुरू हो जाता है, यानी कि जनन काल मतलब कि मासिक चक्र शुरू हो जाता है, और मासिक चक्र के साथ ही जनन काल शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में जनन काल कब समाप्त हो जाता है, यानी कि जो स्त्रियां होती है उनमें जनन काल कब समाप्त हो जाता है? अब जनन काल का मतलब होता है कि बच्चे देने की क्षमता कब समाप्त हो जाती है, कौन से आयु में जाकर? 20 से 22 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, और 45 से 50 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 से 50 वर्ष। यानी कि जब महिला 45 से 50 वर्ष की आयु की हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर वो नसबंदी या मतलब नसबंदी ऑपरेशन अगर नहीं करवाती है तब भी ऑटोमेटिकली 45 से 50 वर्ष की आयु में ऑटोमेटिकली जनन क्षमता खत्म हो जाएगी और ऋतुस्राव भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। बट कई महिलाओं के अपन देखते हैं कि पहले के ज़माने में महिलाएं नसबंदी वगैरह नहीं करवाती थी, ऑपरेशन वगैरह, तो उनमें ऑटोमेटिकली क्या होता था, जनन क्षमता समाप्त हो जाती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, वो काफ़ी एज होने के बाद भी उनके ऑटोमेटिकली क्या होता था, बच्चे का जन्म हो जाता था। तो यही कारण था, ठीक है। बट अब क्या होते हैं कि महिलाएं तुरंत 2 या 3 बच्चे होती हैं तुरंत ऑपरेशन करवा लेते हैं। अब वो ऑपरेशन किसका करवाते हैं? वो जो अंडवाहिनियाँ होती है उनका क्या करवा लेती है, नसबंदी करवा लेती हैं, दोनों अंडवाहिनियों की नसबंदी। इसलिए बच्चा यानी जनन क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो वैसे अगर टाइम पीरियड माना है तो वो लास्ट 45 से 50 वर्ष की आयु में ऑटोमेटिकली जनन काल समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में रक्तस्राव कब शुरू हो जाता है, यानी ऋतुस्राव कब शुरू हो जाता है? 12 से 13 वर्ष जनन काल के साथ, ए बी दोनों, 45 से 50 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए व बी दोनों, यानी 12 से 13 वर्ष की आयु में ही रक्तस्राव हो जाता है, और रक्तस्राव के साथ ही जनन काल क्षमता भी शुरू हो जाती है। तो जनन काल के साथ और 12 से 13 वर्ष, जब लड़की 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है तो उसे रक्तस्राव शुरू हो जाता है, और रक्तस्राव के साथ ही जनन काल क्षमता शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ए बी दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में रक्तस्राव कब समाप्त हो जाता है, ऋतुस्राव कब समाप्त हो जाता है? तो 12 से 13 वर्ष जनन काल के साथ, ए बी दोनों, या 45 से 50 वर्ष? तो 45 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष में ऋतुस्राव भी समाप्त हो जाता है और जनन काल क्षमता भी समाप्त हो जाती है। तो 45 से 50 वर्ष, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 45 से 50 वर्ष। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन न होने पर प्रति माह गर्भाशय की दीवारों व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इस चक्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखते हैं कौन इसका जल्दी आंसर दे पाता है कमेंट बॉक्स में। मासिक चक्र, कार्डियक चक्र, या ए बी दोनों, या कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको जब डायग्राम समझाया था तो मैंने बताया था कि जब निषेचन नहीं होता है
तो प्रति माह गर्भाशय की दीवारों व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इसको क्या कहते हैं, मासिक चक्र। इससे क्या होता है कि जो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं और अंडाशय होता है वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है रक्तस्राव के रूप में, ठीक है। और इसे कहते हैं मासिक चक्र, जो कि 1 महीने में एक बार आता है, यानी 26 से 28 दिन में एक बार आ जाता है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य आर्थ चक्र या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि कितनी होती है, की अवधि कितनी होती है, यानी ये कितने दिनों में एक बार आता है, यानी कितने दिनों में, तो 10 से 15 दिन में वापस आ जाता है, 15 से 20 दिन में वापस आ जाता है, या 40 से 45 दिन में, या 26 से 28। तो इसकी जो सामान्य अवधि मानी है ये 26 से 28 दिन में एक बार आता है महिला में, ठीक है। यानी कि 26 से 28 दिन में एक बार आता है महिलाओं में, लेकिन कभी कभी ये जल्दी भी आ जाता है और कभी कभी लेट भी आता है। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई हमारे शरीर में कमी होती है तो तब होता है। बाकी जो सामान्य जो मासिक चक्र की अवधि मानी है वो 26 से 28 दिन में एक बार आता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए मोटिवेशनल क्यूट लेके आए हैं हम। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, ठीक है। जो शोर मचाते हैं वो शोर मचाते ही रह जाते हैं, ठीक है। और जो लोग अपना खामोशी से काम करते हैं वो क्या होते हैं, रेस में आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें शोर नहीं मचाना है, बस हमें चुपचाप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है और पढ़ाई करनी है, और ऑटोमेटिकली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, ठीक है। आपने शायद खरगोश और कछुए की स्टोरी भी सुन रखी होगी, तो वही इसमें है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो क्या परिवर्तन होता है, यानी अंडाणु है इसका निषेचन नहीं हो पाता है तो क्या परिवर्तन होता है अंडाणु में। कॉर्पस ल्यूटियम विलुप्त, कॉर्पस एल्बिकेंस, ए बी दोनों, या अपरिवर्तन है। तो मैंने बताया था कि जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, विलुप्त होने लगता है, यानी छोटा आकार में आ जाता है। और ये जो छोटा आकार आता है उसे ही बोलते हैं अपन कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। तो ये छोटे आकार में आकर क्या होता है, कार्पस एल्बिकेंस में आ जाता है। तो ए व बी दोनों आएंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम विलुप्त हो रहा है और विलुप्त होकर ये छोटे आकार में आता है, जिस आकार को क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ठीक है। तो ए बी दोनों आते हैं। अपरिवर्तनीय तो आएगा ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन होता है इसमें, और फिर ये रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाता है ये अंडा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय की उभरी हुई भित्ति का खंडन किन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। यानी कि गर्भाशय की जो उभरी हुई भित्ति है इनमें खंडन जब शुरू होता है तो उसके समय कौन से हार्मोन में कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ए बी दोनों, व टेस्टोस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए व बी दोनों, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही मादा हार्मोन है, और इनकी कमी हो जाती है जब गर्भाशय की उभरी हुई भित्ति का खंडन शुरू हो जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन तो आएगा ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये नर हार्मोन है, ठीक है। तो हम मादा की बात कर रहे हैं या महिला की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में अनिश्चित अंडाणु व गर्भाशय भित्ति रक्तस्राव के रूप में बाहर आने को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, श्वसन, ऋतुस्राव या रोपण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऋतुस्राव, यानी कि जब ये बाहर आती है अनिश्चित अंडाणु व गर्भाशय की भित्ति रक्तस्राव के रूप में, यानी रक्त के रूप में बाहर आती है, तो इसे ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है तो इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। रोपण, जिसमें क्या होता है कि गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऋतुस्राव। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में रक्तस्राव लगभग कितने दिनों तक होता है, यानी कितने दिनों तक ये चलता है रक्तस्राव। तो ये 26 से 28 दिन में आता है, लेकिन कितने दिनों तक चलता है, 4 से 5 दिन, 7 से 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 से 5 दिन, यानी 4 से 5 दिन तक ऋतुस्राव चलता है। और
इसको मतलब इसके लिए जो यूज़ लिए जाते हैं वो पैड्स वगैरह लिए जाते हैं। इसके लिए इसके ऊपर अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाई थी, पैडमैन मूवी, ठीक है, जिसमें बताया था कि जब महिला या स्त्रियों या लड़कियों के अगर ऋतुस्राव आता है तो उस समय किसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, पैड का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस जो पैडमैन मूवी आई थी उसमें अक्षय कुमार ने खुल के बताया था इसके बारे में कि ऋतुस्राव के समय हमें मतलब डरना नहीं चाहिए, मेडिकल पे जाके तुरंत हमें बोलना चाहिए कि भैया पैडमैन चाहिए, ठीक है, पैड चाहिए। तो मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मली सबों में होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 4 से 5 दिन तक ये चलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में ऋतुस्राव के बाद लगभग कितने दिनों के अंदर गर्भाशय की दीवारों की मरम्मत हो जाती है? जब ऋतुस्राव होने के बाद, जैसे ऋतुस्राव खत्म हो गया 4 से 5 दिन बाद, उसके कितने दिनों बाद गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं उनकी मरम्मत हो जाती है, यानी वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाती है? 9 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 दिन, यानी 9 दिनों बाद इसकी मरम्मत हो जाती है, यानी 9वें दिन तक इसकी मरम्मत हो जाती है, कहने का मतलब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कन्या के जीवन काल में प्रथम रजोदर्म या ऋतुस्राव होने को क्या कहते हैं? यानी कोई कन्या है और उसके जीवन काल में प्रथम बार अगर रजोदर्म आता है या रक्तस्राव होता है या ऋतुस्राव होता है तो उसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रजोदर्शन, ठीक है। और ये कन्याओं में प्रथम बार कब होता है? जब कन्या 12 से 13 वर्ष की उम्र की जब होती है तो उस समय इनके प्रथम बार जब रक्तस्राव होता है, ठीक है, या ऋतुस्राव होता है, उसे कहते हैं रजोदर्शन यानी मेनारिच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रजोदर्शन, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में स्थायी रूप से ऋतुस्राव के रुकने को क्या कहते हैं? कि स्त्रियों में स्थायी रूप से ऋतुस्राव के रुकने को क्या कहते हैं? रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रजोनिवृत्ति, यानी जो स्त्रियां होती हैं उनमें स्थायी रूप से जो ऋतुस्राव के रुकने की, यानी कि जो एमसी होती है उसके रुकने को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति यानी मेनोपस कहते हैं। और ये कब होता है रजोनिवृत्ति? जब स्त्री 45 से 50 वर्ष की आयु की हो जाती है, उस समय क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है एमसी आना, और जनन क्षमता भी खत्म हो जाती है, यानी कि गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। स्त्रियों में स्थायी रूप से जनन क्षमता या अंडोत्सर्ग की क्रिया समाप्त हो जाती है कब? 45 से 50 वर्ष, रजोनिवृत्ति में, ए बी दोनों या कोई नहीं? तो ए बी दोनों। जब 45 से 50 वर्ष की उम्र की जब होती है तो इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब जब अंडा उत्सर्ग नहीं होगा तो एमसी भी बंद हो जाएगी, और एमसी भी बंद हो जाएगी, ठीक है, तो बच्चे धारण करने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। और जब बच्चे धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो उसे ही बोलते हैं रजोनिवृत्ति, ठीक है। तो दोनों आएगा, ए व बी दोनों। तो दोस्तों ये ऋतुस्राव की प्रमुख की घटनाएं हैं, ठीक है, ऋतुस्राव से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं। तो देखते हैं, इनको समझते हैं। तो पहली घटना कि 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है, यानी कि रक्तस्राव होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, 5 से 13वें दिन तक अंडाशय में फ्लोपिकल का परिपक्वन होता है, यानी कि अंडाशय में अंडे का क्या होता है, परिपक्वन होता है, तथा गर्भाशय में नई एंडोमेटीरियम का निर्माण और मरम्मत होता है, ठीक है। अब गर्भाशय में नई एंडोमेटीरियम मतलब कि अंदर की परत का निर्माण क्यों होता है? ताकि ये क्या कर सकती है, अंडे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनमें क्या होता है, नई परत का निर्माण होने लग जाता है, ठीक है। 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि अंडे क्या होता है, अंडाशय से बाहर निकलता है। अंडाशय से जब बाहर निकलता है तो 15 से 16वें दिन तक क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। अंडाशय किसमें, अंडाणु जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, तथा फ्लोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। तथा ये 15 से 16वें जो दिन है इसी में क्या होता है, फ्लोपियन नलिका में जाकर शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु से मिलता है, और इसे कहते हैं निषेचन। लेकिन दोस्तों यदि उस समय अगर शुक्राणु अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, 15 से 16 दिन या 17वें दिन शुक्राणु अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, आगे देखते हैं।
20 से 25वें दिन तक निषेचन अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित होता है। अगर निषेचन हो जाता है तो 20 से 25वें दिन क्या होता है, अंडाणु गर्भाशय में निषेचित हो जाता है, यानी रोपण हो जाता है। बट अगर दोस्तों अगर निषेचन नहीं होता है, यानी कि शुक्राणु अवेलेबल नहीं होते हैं उस टाइम, तो फिर क्या होता है, 26 से 28वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम का नष्ट होता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, विलुप्त होने लग जाता है, छोटा आकार धारण कर लेता है। और ये जो छोटा आकार धारण करता है उस काउपर्स एल्बिकेंस। और फिर क्या होता है, ये नए ऋतुस्राव चक्र का प्रारंभ हो जाता है। फिर ये वापस ऋतुस्राव चक्र का प्रारंभ हो जाता है, रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। चैनल के साथ बने रहे, आपके लिए मैं काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। काफ़ी मैंने वीडियो अपलोडेड की है, मादा जनन तंत्र से संबंधित वीडियो अपलोडेड की है, नर जनन तंत्र से संबंधित वीडियो अपलोडेड की है, मानव किडनी से संबंधित वीडियो अपलोड की है। तो सभी वीडियो को एक बार चैनल पे जाके देखें, ठीक है। तो बने रहते हैं चैनल के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन अच्छा रहे। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। थैंक यू।